हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ज़मानी एंड वेलकम टू माय चैनल डीकोडिंग मेडिसिन फॉर अ लेमन। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं, कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ की जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो ना चाहते हुए भी एक बहुत ही टॉर्चरिंग रिलेशनशिप के अंदर या फैमिली के अंदर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। एक फीमेल जो इंडिपेंडेंट है, उसे पता है शी कैन टेक केयर ऑफ हर सेल्फ एट हर ओन, स्टिल वो उस रिलेशनशिप में रहती है ड्यू टू मैनी फियर्स। तो डोंट यू थिंक दैट शी हैव सम पर्सनालिटी डिसऑर्डर? हमने कुछ ऐसे लोग भी देखे होंगे जो हमेशा शक करते रहते हैं, हर किसी को शक की नज़रों से देखते हैं। उन्हें लगता है जो चार लॉक लगा के सोने वाले लोग जिस टाइप के होते हैं, उन्हें हर किसी के अंदर मतलब एक चोर या फिर एक किलर दिखता है। ऐसे लोग भी हमने देखे होंगे, ऐसे लोग भी हमने देखे होंगे और जो हम हर रोज़ देखते हैं, जो हर वक्त कैसे फ़ायदा उठाना है सामने वाले का, ये उनके दिमाग में चलता रहता है। तो चलो आज ऐसी ही कुछ पर्सनालिटीज़ की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये पर्सनालिटीज़ को हम नॉर्मल समझने की जो गलती करते हैं, वो जो एक मिसकंसेप्शन है हमारा, आई होप कि इस वीडियो के अंत तक वो दूर हो जाए। तो अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो पेशेंटली इस वीडियो को आप देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते किसको है? ऐसे लोग जिनकी बहुत ही रिजिड या कोई कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न हो जाता है सोचने का, उनके विचारों का, उनके बिहेवियर का, उनकी सोच का। तो ऐसे डिसऑर्डर्स जिन लोगों में देखे जाते हैं, उन्हें पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित लोग हम कह सकते हैं। साइकोलॉजी की भाषा में इनको डिफ़िकल्ट पर्सनालिटीज़ बोला जाता है। देन वाई इज़ इट सो कंसर्निंग? हमें तो ऐसा लग रहा होगा अभी आप सबको कि ये तो बहुत नॉर्मल है, हमें हर दूसरे तीसरे लोग में देखने को मिलती है। सो व्हाट इज़ सो डिफरेंट अबाउट इट? सो आई विल टेल यू नाउ। ऐसे लोगों में क्या होता है, फंक्शनल डिसेबिलिटीज़ डेवलप हो जाती है उम्र के साथ साथ। वो कोई भी काम प्रॉपरली नहीं कर पाते। सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस उनके अंदर डेवलप हो जाता है। कोई भी स्टिमुलस देखा नहीं कि दे स्टार्ट रिएक्टिंग, दे बिकम वेरी सैड और थिंग्स लाइक दैट। सो उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है काम करने की। सबसे बड़ी चीज़ कि बहुत अगर हाई लेवल पे हम जाके सोचें तो सुसाइडल टेंडेंसीज भी आ सकती है। इवन दे कैन किल समवन इन सेल्फ डिफेंस, और दे कैन लाइक अटेम्प्ट सुसाइड। ओके, सो दोस्तों, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को 3 कैटेगरीज में बांटा है, क्लस्टर A, B, C। ए के अंदर हम ऐसे लोगों को रखते हैं जो कि बहुत ही शाय किस्म के होते हैं, जो बहुत इंट्रोवर्ट किस्म के होते हैं, इमोशनली वो लोग दूर रखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों की पर्सनालिटी को 3 भागों में बांटा गया है। तो ऐसे लोग जो सब पे शक करते रहते हैं बिना किसी रीज़न के, ऐसे लोगों को पैरानॉइड पर्सनालिटी के अंदर रखा गया है। देन स्किज़ॉइड पर्सनालिटी आती है, जो हर सिचुएशन में लगभग एक सा रिएक्ट करते हैं। उनको ना कोई बहुत खुशी होती है, ना कोई बहुत ज़्यादा दुख होता है, और वो अपने आप को बचाए रखते हैं बाहर के लोगों से। देन आती है स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी, जो कि ऐसे लोग जो सुपरस्टिशियस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि उनको ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगती है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो सोचते हैं कोई भी चीज़ हुई है, जैसे कांच भी टूट गया, तो दैट इज़ अ हिंट ऑफ नेचर।
ऑफ समथिंग हैपनिंग वेरी बैड और लाइक दैट। सो इसको हम क्लस्टर ए में रखेंगे। क्लस्टर बी वाले लोग बिल्कुल अपोजिट होते हैं ऐसे लोगों से। वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक होते हैं, जैसे कि लोग हम देखते आए हैं। उनका जो नेचर है दैट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, और वो बहुत ज़्यादा ही इमोशनली एक्सप्रेसिव होते हैं। तो ऐसी पर्सनालिटी को भी 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो पहली जो पर्सनालिटी है दैट इज बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी। तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी में भी सेम इम्पल्सिव बिहेवियर देखा जाता है। बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल इनका स्वभाव हो जाता है, बिना सोचे समझे, बिना रिजल्ट सोचे हुए ये कोई भी एक्ट कर देते हैं। इनके रिलेशनशिप्स बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि इनको हमेशा डर लगता रहता है कि सामने वाला हमें छोड़ देगा, उससे पहले हम ही उसे छोड़ देते हैं। एक फियर ऑफ अबैंडनमेंट इनमें हमेशा बना रहता है। उसके बाद मेरी फेवरेट पर्सनालिटी आती है इस सेशन के अंदर, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी वाले लोग बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक होते हैं, ओवर एंगेजमेंट शो करते हैं हर किसी टास्क के अंदर। अटेंशन सीकर्स होते हैं ये, अपने आप को सिडक्टिव दिखा के या किसी भी तरह से इनको अटेंशन गेन करनी होती है। बट ऑन द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा ही इमोशनल भी होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव भी होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग होते हैं, किसी के भी विचारों से ये इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। देन आती है नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी। उसमें क्या होता है कि सेल्फ सेंटर्ड लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। सेल्फ सेंटर्ड होना इज़ नॉट अ बिग थिंग, इज़ नॉट अ डिसऑर्डर, बट सेल्फ सेंटर्ड होने के साथ साथ दूसरों को डी वैल्यू भी ऐसे लोग करते हैं, जो कि एक अबनॉर्मलिटी है। ऐसे लोग होते हैं ना कि मैं ही हूँ जो हूँ, बाकी तो सब ऐसे ही है। तो ऐसे वाले लोगों को हम बोलते हैं नार्सिसिस्ट। उसके बाद आते हैं एंटी सोशल लोग। ये दूसरे का फ़ायदा उठाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनका एक ही मोटिव रहता है, हाउ कैन दे एक्सप्लॉइट देयर एम्प्लॉयज़, देयर फ्रेंड्स, देयर फैमिलीज और एनीवन। सिर्फ कैसे अपने सेल्फ मोटिव्स ये पूरे कर सकते हैं दूसरे को यूज़ करते हुए, और जिसमें दूसरे का हित बिल्कुल नहीं होता। जो एम्प्लॉयर्स होते हैं दे ऑल्सो एक्सप्लॉइट देयर एम्प्लॉयज़, बट कहीं ना कहीं उसमें एम्प्लॉय का हित भी छुपा हुआ होता है। तो दैट इज़ नॉट अ डिसऑर्डर, बट इफ़ इट इज़ नॉट देन इट कुड बी अ डिसऑर्डर। तो एक्सप्लॉइटेटिव नेचर और मैनिपुलेटिव बिहेवियर इनका कैरेक्टरिस्टिक है। तो अभी तो हमने बात कर ली बहुत ज़्यादा शाय लोगों की और बहुत ज़्यादा बोलने वाले लोगों की। उसके बाद हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा डरपोक लोगों की। तो फियर और एंजाइटी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्लस्टर सी टाइप का। तो फ्रेंड्स, इसको भी 3 भागों में हमने बांटा है। सबसे पहला हमारा है डिपेंडेंट पर्सनालिटी। जैसा कि मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल में बताया, कुछ ऐसी लेडीज़ जिनको पता है कि वो कमा भी रही हैं और एक बैड रिलेशनशिप या बैड मैरिज के अंदर भी रह रही है, तो वो इस डर से उसमें रहती है कि उनको ये डर रहता है कि बाहर रह के हम इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऐसी पर्सनैलिटीज़ को, या इस तरह के कुछ बच्चे भी होते हैं जो फैमिली से बहुत ज़्यादा ही हाईली पैम्पर्ड चिल्ड्रन जो होते हैं, और वो खुद से कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। अगर पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, तो दे कांट डू एनीथिंग, दे कांट इवन लाइट ए गैस। तो इस टाइप के जो हैं वो लोग आते हैं डिपेंडेंट पर्सनैलिटी में। देन वी कम टू दिस ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये ओसीडी नहीं है, ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। ऐसे लोगों के अंदर वो आते हैं बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट टाइप के, मेटिक्युलेटिव टाइप के लोग होते हैं, जिनके खुद के ही बनाए हुए नियमों की वजह से उनका कोई काम कभी परफेक्ट नहीं हो पाता, कोई काम कभी टाइम पे पूरा नहीं हो पाता। ऐसे लोग इस पर्सनालिटी में आते हैं। बहुत ही इनफ्लेक्सिबल, इनडिसिसिव टाइप के लोग ये होते हैं। उसके बाद आती है अवॉइडेंट पर्सनालिटी। ये भी थोड़ी बहुत मिलती जुलती है डिपेंडेंट से, बट ये किस मायनों में अलग है। जैसे कि ये लोग क्रिटिसिज्म के और रिजेक्शन के बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस या कंसर्न होते हैं।
इनको लगता है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, तो इसलिए ये समाज से थोड़ा बचना चाहते हैं। उसके बाद इन्हें डर रहता है एक तरह से। कामों के लिए जो भी काम ये करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ये लेते हैं, कुछ भी होता है उसकी, तो उसका सोशली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इन लोगों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे कि लव मैरिज के केसेस में पेरेंट्स होते हैं, नॉट लव मैरिज बट मैरिज के कंटेक्स्ट में ही पेरेंट्स ऐसे हो जाते हैं। तो जोक्स अपार्ट, बट दिस इज दिस कुड बी अ डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर एज वेल, क्योंकि इसमें एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स अपने आप में डेवलप होने लगता है जो फर्दर डिप्रेशन और एंजाइटी इन सब में कन्वर्ट हो सकता है। अब दोस्तों बात तो हो गई कि भाई होते हैं ये सारे डिसऑर्डर, लेकिन ये सारे डिसऑर्डर क्यों होते हैं उनकी बात थोड़ी सी हम कर लेते हैं। इनके देखिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक रीजंस इनके हो सकते हैं। कोई जीन ऐसा प्रेजेंट है, पेरेंट्स के अंदर बीमारी थी जिसकी वजह से कोई डिसऑर्डर है, हालांकि बहुत ही कम होता है, ओसीडी के केस में ये देखा जाता है। लेकिन अब्यूज़ एक बहुत ही बड़ा कारण है ऐसी पर्सनालिटीज़ का। ऐसे बच्चे जिन्होंने बचपन में बहुत डांट खाई है, जिनकी बहुत बुलिंग हुई है स्कूल के अंदर, जिनको कोई फिजिकल वायलेंस उनके साथ में हुई है, और उनका एक परसेप्शन डेवलप हो जाता है कि सारी दुनिया ऐसी होती है, सारे लोग ऐसे ही होते हैं, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली उनमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। स्पेशली बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी इनके अंदर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर इनमें देखा जाता है। कुछ जगह कुछ रिसर्च में ऐसा भी मिला है कि जैसे कुछ लोगों को बहुत हाईली सेंसिटिव होते हैं, वो लाइट के, नॉइज़ के, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के, इनकी वजह से भी उनके जो सिम्टम्स है वो एग्जैजरेट होते हैं, ग्रेजुअली डेवलप होते हैं। तो ये बहुत सारे कॉजेज इनमें हो सकते हैं, लेकिन इनमें मुझे जो सबसे ज़्यादा कंसर्निंग लगा वो अब्यूज़ वाला लगा। ठीक है, तो किसी की पर्सनालिटी को जज करने से पहले हमें उसके थोड़े से हिस्ट्री के अंदर जाके देखना चाहिए कि ऐसा इसके साथ क्यों हो रहा है, और उसको अगर हम करेक्ट करने में हेल्प कर पाएँ, या किसी बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है हमारी नज़र में, तो उसको हम रोकें। सबसे अच्छी बात यह है कि ये ट्रीटेबल है। तो पहले तो अपना मिसकंसेप्शन दूर कीजिए कि अगर ये हो रहा है तो ये नॉर्मल है। ये बहुत सीरियस कंडीशंस के अंदर डेवलप हो सकता है, हमारे लिए जो अच्छा नहीं रहेगा, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा, तो हमें इनकी थेरेपीज़ लेनी चाहिए। तो एज वी से बेस्ट थेरेपी इज़ व्हाट, सबसे अच्छा ध्यान कौन रख सकता है, हमारा फैमिली को अगर ऐसा लगता है कि किसी बच्चे में ऐसा हो रहा है या कोई इससे ग्रसित है, तो उसका जो उसके साथ बैठे, उसके जो फियर्स हैं, जनरली ऐसा देखा गया है जिनके पास कोई एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, वेदर इट्स फ्रेंड, मदर, एनीवन, उनके अंदर ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डेवलप होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। उसके बाद हम साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं टॉक थेरेपीज़ के लिए, मेडिसिन हम ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा सिम्टम्स है तो इवन हम हॉस्पिटल तक जा सकते हैं। बहुत अच्छे आजकल रिजॉर्ट्स या लग्जरियस ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, वो भी हम ले सकते हैं, वहाँ पे जाके होम स्टेज भी कर सकते हैं। उसके बाद में लाइफस्टाइल और होम रेमेडीज़, फिजिकल एक्सरसाइज हम ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एंटी डिप्रेसेंट्स या कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, उसका एक कॉमन साइड इफेक्ट होता है ओबेसिटी या मोटापा, उसको कम करने के अंदर भी फिजिकल एक्टिविटी हमारी हेल्प करेगी। एंड इक्वली ये पॉजिटिव हॉर्मोन्स रिलीज करती है जो हमारे मूड स्टेबलाइजर्स की तरह काम करते हैं। उसके बाद कोपिंग एंड सपोर्ट ऑफ फैमिलीज मस्ट नीडेड, तो फैमिली के साथ साथ खुद का ध्यान भी हम रख
सकते हैं कि हमें कोई दवाई लेनी है तो टाइम पे लेनी है, कैसे जो जो थेरेपीज़ हमें डॉक्टर ने बताई है उनको हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, अपनी जो चेंजेस आ रहे हैं अपने बिहेवियर में उनको हम लिख के रख सकते हैं जिससे हमें बहुत आसानी रहे। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है इसके ट्रीटमेंट में वो आती है कि पेशेंट एक फेज ऑफ डिनाइल में चला जाता है, उसको पता ही नहीं होता कि मुझे ये डिसऑर्डर है, वो एक्नॉलेज ही नहीं करता। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है, विदाउट टेलिंग एनीवन यू कैन एडमिट इट बाय योरसेल्फ दैट यू हैव दिस एंड यू कैन गो टू सम डॉक्टर और गुड साइकोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट